दिस चैप्टर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रिवीजन कर लेते हैं। नाउ महात्मा गांधी ने अपनी एक बुक में बताया था हिंद स्वराज में कि अगर हम लोग इंडियंस कोऑपरेट ना करें तो ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया में 1 साल के अंदर अंदर ही गिर जाएगा और फ्रीडम आ जाएगी। सबसे पहले उन्होंने क्या करा कि उन्होंने जितने भी टाइटल्स थे जो गवर्नमेंट ने अवार्ड करे थे उनका सबका बॉयकॉट करा। बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन, मतलब जितना भी ब्रिटिशर्स ने लाए थे अपना कल्चर एंड अपनी सर्विसेज, वो सब अपना गुड्स, उनका ट्रेड सब बॉयकॉट करना था मेनली। एंड अगर गवर्नमेंट रिप्रेशन यूज़ करती है, मतलब इस बॉयकॉट को दबाने की कोशिश करेगी, तो एक सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कैंपेन लॉन्च करा जाएगा। और 1920 इन द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी और शौकत अली टूर्ड एक्सक्लूसिवली, मतलब बहुत घूमे थे अपना मूवमेंट पॉपुलर करने के लिए। और पर कांग्रेस थोड़ी सी रिलक्टेंट थी, मतलब वो खुल के इतना साथ नहीं दे पा रही थी बिकॉज उसको लग रहा था कि बहुत वायलेंस हो जाएगा। और सितंबर-दिसंबर में कांग्रेस के अंदर सपोर्टर्स और ओपोनेंट्स दो हिस्सों में बट गए थे और बस एक ही मीटिंग हुई थी उन लोगों की नागपुर इन दिसंबर इन 1920 वेयर देयर वॉज अ कॉम्प्रोमाइज़ और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया था। नाउ अब हम आते हैं डिफरेंट स्ट्रैंड्स इन दी मूवमेंट, विद इन दी मूवमेंट। अब जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट है वो जनवरी 1921 में बना था। खिलाफत मूवमेंट के खिलाफ वो लोग खिलाफ भी थे एंड जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिज़ल्ट था, जो ऑटोमन एम्पायर का उन लोग ने वो करना था, तो गांधी जी उसके भी अगेंस्ट में थे और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चला रहे थे। बट जो लोग हैं उन कई लोगों ने गलत मतलब ले लिया गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। पर अभी हम आते हैं मूवमेंट इन दी टाउन्स। अभी हमने देखा कि बॉयकॉट तो बहुत पहले जब नया आया था ये, तब बॉयकॉट सब ने कर दिया था। स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस छोड़ दिए थे, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। पर जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि वाई डिड दे अगेन जॉइंड ऑल दिस, तो कोई मेरे को आंसर नहीं पाया था। ये है इसका आंसर कि द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड अ प्रॉब्लम। अब बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एक प्रॉब्लम क्यों था? क्योंकि हमारे पास उस समय इतने अच्छे हिंदी इंस्टीट्यूशंस, मतलब हमारे खुद के इंस्टीट्यूशंस इतने अच्छे नहीं थे ताकि वो compete कर पाएँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से। सेम विद जॉब्स। फॉर द गवर्नमेंट टू बी सक्सेसफुल, ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैड टू बी सेट अप so that they could be used in place of the British ones। अब आपको अपने इंडियन इंस्टीट्यूशन तो अच्छे बनाने पड़ेंगे और सेट करना पड़ेगा, तभी तो आप बॉयकॉट करोगे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का। These were slow to come up। अब ये तो बहुत टाइम लगता है इनको आने में। So the students and teachers began trickling back to the government and lawyers joined back work in the government courts। क्योंकि कोई इतना ऑल्टरनेटिव अच्छा नहीं था उनके पास, कोई चॉइस नहीं थी उनके पास। ये है इसका आंसर। आई हैव अंडरलाइंड इट इन विद द हाइलाइटर। नाउ कमिंग टू द रेबेलियन इन द कंट्री साइड, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से वो करा हुआ है। एंड प्लीज़ अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। और अगर आप ये बोलोगे कि मेरे को ये डाउट है, तो उतने ही अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगी उस चीज़ को। ओके, तो प्लीज़ बी प्रिसाइज व्हेन यू आर आस्किंग योर डाउट्स। नाउ आई हैव डन दिस। अगर इस वाले रेबेलियन इन द कंट्री साइड में आपको कहीं कोई भी डाउट है तो यू आर फ्री टू आस्क। वी हैड डन ऑल दिस ऑल्सो कि एक अलूरी सीताराम राजू थे जो वो कहते थे उनके पास बहुत पावर्स वगैरह हैं।
और लोगों को एक इनकारनेशन ऑफ गॉड समझते थे। वो परसू तो करते थे लोगों को कि वो खादी पहने और ड्रिंक व्रिंक ना करें, बट उनको वो कहते थे कि जो लिबर्टी है, जो फ्रीडम है हमारी, जो स्वराज है, वो तभी अटेन करा जा सकता है बाय द यूज़ ऑफ फोर्स बट नॉट द यूज़ ऑफ नॉन वायलेंस। मतलब वो सत्याग्रह को नहीं वो बोलते थे, वो कहते थे कि नहीं, वायलेंस चाहिए अगर हमें अटेन करनी है तो वो एक तरीके से गांधी जी के साथ भी थे कि बॉयकॉट करने में, बट वो एक तरह से गांधी जी के खिलाफ भी थे बाय द यूज़ ऑफ नॉन वायलेंस। Now coming to Swaraj in the plantations. Workers too had their own understanding of Mahatma Gandhi and the notion of Swaraj. अब जो वर्कर्स थे उनके भी अलग ही अंडरस्टैंडिंग थी महात्मा गांधी की भी और उनके स्वराज की भी। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, फ्रीडम मेंट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर इनक्लोज्ड, एंड इट मेंट retaining a link with the village from which they had come. Now जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 उनको परमिशन नहीं थी कि वो टी गार्डन्स छोड़े बिना परमिशन के, और उनको परमिशन भी बहुत कम ही मिलती थी। तो उनके लिए जो स्वराज का मीनिंग था वो ये था कि वो टी प्लांटेशन के जो साइट है उसको छोड़ के अपने विलेज जा सकें और अंदर बाहर कर सकें, मतलब आना जाना वो लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकें। तो इनके लिए भी जो फ्रीडम थी वो ये थी, वो ये नहीं थी कि ब्रिटिशर्स का रूल या कुछ, बल्कि उनकी खुद की फ्रीडम थी आना जाना अपने टी गार्डन और विलेज के बीच में। So, under the Inland Immigration Act of 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission, and in fact they were rarely given such permission. उनको permission बहुत कम दी जाती थी। और जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, उन्होंने अथॉरिटीज़ को डिफाई करा, मतलब उनके रूल्स थे उनको तोड़ा और वो अपने विलेज की तरफ चल दिए। Left the plantations and headed home. They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages. अब उनको लग रहा था कि गांधी राज आ रहा है और सबको अपनी अपनी जगह मिलेगी अपने खुद के ही विलेजेस में। They however never reached their destination, stranded on the way by a railway and steamer strike. They were caught by the police and brutally beaten up. बट वो अपनी डेस्टिनेशन तक मतलब अपने विलेजेस तक कभी नहीं पहुँचे, बिकॉज एक रेलवे और स्टीमर स्ट्राइक हो रही थी। क्योंकि पहले तो जो कोयला होता था उससे ट्रेनें व्रेनें चलती थी, तो इन लोग की स्ट्राइक चल रही थी उस टाइम पर। तो जो पुलिस थी उसने पकड़ लिया और बहुत मारा, तो दे वर ब्रूटली बीटन अप। द विजन्स ऑफ दीज मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम्स। अभी जो विजन था ये मूवमेंट का वो कांग्रेस प्रोग्राम में तो डिफ़ाइन करा नहीं था। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज, इमेजिनिंग इट टू बी अ टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ट्रबल्स वुड बी ओवर। अब जो लोग थे वो स्वराज को हर कोई अपने मन से ले रहा था। अभी हम लोग ने एग्जाम्पल्स भी देखे, जो सिटीज़ और टाउन से वो तो चलो उनको तो भी समझ में आ रहा था, पर जो जैसे ट्राइबल और ये विलेजर्स थे उनको नहीं समझ में आ रहा था। वो अपने ही मतलब से उनको उस चीज़ को ले रहे थे और वो कुछ और ही समझ रहे थे। उनको लग रहा था कि कोई एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ सारी सफरिंग और ट्रबल सब ख़त्म हो जाएंगी। Yet when the tribals chanted Gandhiji's name and raised slogans demanding स्वतंत्र भारत, they were also emotionally relating to an all India agitation. पर जब ट्राइबल्स नारे लगा रहे थे स्वतंत्र भारत के, वो कहीं ना कहीं वो चाहते भी थे कि एक ऑल इंडिया एजिटेशन हो। When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movements to that of the Congress, they were identifying with a movement which went beyond the limits of the immediate locality. अब जब वो कनेक्ट कर रहे थे महात्मा गांधी या कांग्रेस से,
तो वो एक अपनी आइडेंटिटी दे रहे थे मूवमेंट को भी। ओके, नाउ दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट, दिस इमेज नॉट इम्पोर्टेंट, जो चौरी चौराहा लिखा है, दैट इज़ अ प्लेस इन गोरखपुर। एक पीसफुल demonstration in a bazaar turned out in a violent clash with the police. Hearing of the incident, Mahatma Gandhi called a halt to the non-cooperation movement. Now, अब चौरी चौराहे गोरखपुर में जगह है जहाँ पे पुलिस और जो डिमॉन्स्ट्रेटर्स हैं, जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, उनके बीच में लड़ाई हो गई और उन्होंने जो पुलिस स्टेशन है उस पर आग लगा दी थी विद 22 पुलिसमैन और सो दे वर बर्न्ड अलाइव। तो ये एक काफ़ी दिल दहलाने वाली उस टाइम पे इंसिडेंट था। तो इस चक्कर में महात्मा गांधी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उस पर रोक लगा दी, बिकॉज काफ़ी ऐसे सारे वायलेंट एक्ट्स होने लग गए थे देश भर में। नाउ कमिंग टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। इन February 1922, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नाउ महात्मा गांधी ने कब डिसाइड करा कि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हटाएंगे? इन February 1922. He felt the movement was turning violent in many places and Satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for mass struggles. अब उन्होंने देखा कि कई सारी जगहों पर जो मूवमेंट था, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, वो एक वायलेंट टर्न ले रहा था। मतलब वो एक बहुत वायलेंस से जुड़ता जा रहा था, जैसे अभी हमने चौरी चौराहा का एग्जाम्पल देखा। तो उनको लगा कि पहले जो सत्याग्रही हैं उनको ट्रेन करना पड़ेगा, तभी कोई अब नेक्स्ट मूवमेंट वो ले सकते हैं। Within the Congress, some leaders were now tired of mass struggles and wanted to participate in elections to the provincial councils that had been set up by the Government of India Act of 1919. अब कांग्रेस में कई लोग बहुत थक गए थे इन मास स्ट्रगल से और वो चाहते थे कि अब इलेक्शंस में पार्ट लिया जाए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में रखा गया था। They felt that it was important to oppose British policies within the councils, argue for reform and also demonstrate that these councils were not truly democratic. अब उनको लगा कि अब ब्रिटिशर्स को सिर्फ मास एजिटेशन या पब्लिक को स्ट्रीट्स पर लाना इज़ नॉट अ सल्यूशन, बल्कि हमको ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे जाके उस काउंसिल में पार्ट लेकर तब हमें ब्रिटिश पॉलिसीज़ को अपोज करना चाहिए, रिफॉर्म्स लाने चाहिए और बताना चाहिए कि जो काउंसिल्स हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं है, ट्रूली सच में वो डेमोक्रेटिक काउंसिल्स नहीं हैं। C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return to council politics. अब these names are important. C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू ने फॉर्म करी स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंदर और आर्ग्यू करा कि वो काउंसिल पॉलिटिक्स में जा सकें, बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस pressed for more radical mass agitation and for full independence. अब C.R. दास और मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि वो काउंसिल पॉलिटिक्स में जाएं और वहाँ पे रिफॉर्म्स के लिए वो आर्ग्यू करें, बट यंग लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस वो चाहते थे कि एक रैडिकल मास एजिटेशन हो और फुल इंडिपेंडेंस मिले, मतलब पूर्ण स्वराज। In such a situation of internal debate and dissension, two factors again shaped India politics towards the late 1920s. अब इंटरनल डिबेट, अब ये सब तो कांग्रेस के अंदर की बात है ना,
तो फिर से कांग्रेस जो है वो 2 हिस्सों में बट गई थी एंड विच शेप द इंडियन पॉलिटिक्स, और इंडियन पॉलिटिक्स भी 2 हिस्सों में बट गई थी, 2 फैक्टर्स में बट गई थी। द फर्स्ट वॉज द इफेक्ट ऑफ अ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। Agricultural prices began to fall from 1926 and collapsed after 1930 as the demand for agricultural goods fell and exports declined. Peasants found it difficult to sell their harvest and pay the revenue. By 1930 the countryside was in turmoil. अब एक ऐसी सिचुएशन में जहां इंडियन पॉलिटिक्स 2 हिस्सों में बटी हुई थी, एक वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, मतलब एग्रीकल्चरल के जो प्राइसेस थे, जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थे वो बहुत कंसिडरेबली गिरते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे, और 1926 से वो गिरने चालू हुए थे और कोलैप्स्ड, मतलब बिल्कुल बहुत नीचे तक पहुँचे थे 1930 में। अब डिमांड एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए भी गिर गई और एक्सपोर्ट्स भी कम हो गए, तो जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनके लिए बहुत दिक्कत हो गई कि वो अपना अनाज बेच सकें और अपनी रेवेन्यू भी पे कर सकें। बाय 1930 दी कंट्री साइड वॉज इन टर्माइल। कंट्री साइड का मतलब पता है, कंट्री साइड इज़ नॉट वेयर जहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट हो, जहाँ ज़्यादा खेत वेत होते हैं। जैसे अगर कोई मेन सिटी है तो उसके आसपास का जो बाहर के एरिया होता है, जो थोड़ा सा खुला एरिया होता है, जहाँ पे खेती बाड़ी का ज़्यादा काम होता है, जो थोड़ा सा कम डेवलप्ड होता है, उसको बोलते हैं कंट्री साइड। जो मेन सिटी से दूर होता है थोड़ा सा, तो जहाँ पे खेत वेत होंगे वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो बाय 1930 द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल। Against this background, the new Tory government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon, set up in response to the nationalist movement. The commission was to look into the functioning of constitutional system in India and suggest changes. The problem was that the commission did not have a single Indian member. They were all British. अब इस अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड अब जो टोरी गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में, उसने एक स्टैचुटरी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करा, मतलब एक बनाया स्टैचुटरी कमीशन, जिसको लीड कर रहा था सर जॉन साइमन। और ये रिस्पॉन्स किसके लिए था? ये नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए था, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहे थे कि उनको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई, कमीशन बनाया गया, जिसको सर जॉन साइमन लीड कर रहे थे। और ये कमीशन इसलिए बना था कि वो फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया, मतलब वो फंक्शन कर पाए जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है इंडिया का, क्योंकि एकदम से अगर वो कर देंगे तो इंडिया संभाल नहीं पाएगी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने फंक्शनिंग को, अपनी गवर्नमेंट को। तो एक प्रॉपर वो चाहिए थी हमें, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस भी कह सकते हैं, एंड सजेस्ट चेंजेस, और क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए वो भी वही सजेस्ट करेगी। पर इसकी प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें सारे ब्रिटिशर्स थे, एक भी इंडियन नहीं था। When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with slogan "Go back Simon." अब जब साइमन कमीशन आया इंडिया में इन द ईयर 1928, उसको ग्रीट कौन से साइन से करा गया, मतलब उसका वेलकम किस साइन से करा गया? गो बैक साइमन। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डिमॉन्स्ट्रेशंस। अब जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी वो इन डिमॉन्स्ट्रेशंस में उन्होंने भी पार्ट लिया। In an effort to win them over, the Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer of dominion status for India in an unspecified future and a round-table conference to discuss a future constitution. They did not satisfy the Congress leaders. अब
एक वेग ऑफर मतलब एक पक्का ऑफर नहीं, मतलब जैसे कह सकते हैं कि उसको टाल दिया, उस चीज़ को टालने के लिए, कि उसमें कोई बात में दम नहीं था, पर उस टाइम पे जो सिचुएशन थी उसको थोड़ा सा कम करने के लिए बस उन्होंने एक ऐसे ही ऑफ़र दे दिया ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। मतलब किस डेट को क्या होगा कुछ नहीं बताया, बस उन्होंने ये बोल दिया था। एंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी रखी गई कि जिसपे फ्यूचर की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्कस करी जाएगी। अब ये जो चीज़ है वो कांग्रेस लीडर्स को समझ में नहीं आई, उनको सेटिस्फाई नहीं करी, क्योंकि इट वाज अ वेग ऑफर। ओके, नाउ वी आर डूइंग टिल हियर ओनली एंड वी विल डिस्कस द सेम continuing from here we will start with the next video. ओके, और ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं तो आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, पर अगर टाइम लगे तो ठीक है, आप एक दो बार आपको पढ़ना पड़ेगा तभी कुछ आएगा आपके अंदर। ओके, पर अगर कोई डाउट हो तो आप उसी समय वीडियो पॉज करके यू आर फ्री टू आस्क इन द ग्रुप। आई गिव यू प्लेंटी ऑफ टाइम इन माई क्लास। और अगर आप क्लास के बाद भी देख रहे हो तो आप किसी भी समय मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आपको किसी भी टाइम पर आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा और दी नेक्स्ट डे। ओके।